हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। यह पेपर कब हुआ था? तो 28/12/2022 में यह पेपर हुआ था और इसमें हम लोग देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इसमें एक कथन दिया रहता है, फिर उसका एक तर्क दिया रहता है। दोनों को इसको 3 रूल के हिसाब से 3 चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहले कथन को पढ़ लीजिए, वो सही है कि गलत। फिर क्या करना है, उसके तर्क को पढ़ना है कि जो तर्क दिया है सही है कि नहीं। फिर देखना जो तर्क दिया है कथन के लिए दिया है कि नहीं। इस तरह से ये 3 चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से मिला लीजिएगा, फिर इसका ट्रिक लगाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दिया है, तर्क क्या दिया है? बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो तर्क दिया है, बचपन में जितने भी विकास होते हैं एक दूसरे से एक ना एक रूप में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका तर्क भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो विकास के 2 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? शीर्षगामी सिद्धांत और समीप द्विराभिमुख सिद्धांत, मतलब कि सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल और फिर प्रोऑक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। ये आपके 2 सिद्धांत होते हैं। तो शीर्षगामी सिद्धांत में सिर से क्या हो गया? सिर, मतलब इसमें क्या होता है? हेड से विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है? बालक का विकास कैसे होता है? सिर से होता है, सिर से पैर तक होता है। और फिर आपका फर्स्ट दिया है समीप दूरमुखी सिद्धांत में क्या होता है? इसमें केंद्र से बाहर की ओर बाहर की ओर विकास होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास अनुदैर्घ्य दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे या सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। कहाँ से? सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। कोई बच्चा है, इसके हाथ हो गए, इसके पैर हो गए, तो बच्चों का विकास कैसे होगा? सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है, और फिर अगर कोई बच्चा है और उसका विकास कैसे होगा? अगर इसमें फिर आप अगर समीपो दूरस्थ सिद्धांत लगाते हैं तो इसका विकास केंद्र से बाहर की ओर होगा। केंद्र से बाहर की ओर इनका विकास होता है। तो समीपो दूरस्थ सिद्धांत देखिए, या केंद्र से बाहर की ओर या दूर की ओर जाती है और शरीर के केंद्र के पास के हिस्से से पहले विकसित होती है, फिर छोर विकसित होती है। ठीक है, इसलिए विकास के शुरुआती चरण में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सकल गामक कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो ये किस सिद्धांत में होता है? समीप दूरस्थ सिद्धांत में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण प्रक्रिया को कौन संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया परिपक्वता, ऑप्शन बी दिया है स्पार, ऑप्शन सी दिया अनुकूलन और ऑप्शन डी दिया है समाजीकरण। तो परिपक्वता जो होती है, परिपक्वता आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? तो जीन पियाजे ने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसके अनुसार कौन सा जो विकास, जीन पियाजे ने क्या दिया था? कुछ कारक अपने दिए थे, तो उस कारक में से कौन सा ऐसा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए क्या क्या दिया है इसमें। देखिए इसका 4 पॉइंट दिया है, कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला दिया परिपक्वता, तो जो परिपक्वता क्या है? विकास की दिशा को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही। कंडीशनिंग मतलब कि अनुबंधन, तो कंडीशनिंग क्या है? निगेटिव वर्ड, तो ये तो नहीं करेगा।
सजा भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं करेगा। एक्टिविटी क्रिया, क्रिया करता है। फिर सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव भी करता है। तो कौन कौन से इसमें सही हो गया, तो फर्स्ट हो गया आपका सही, फिर आपका क्या सही हो गया, फोर्थ सही हो गया, और फिफ्थ सही हो गया। फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस पे क्या किया था, जो सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें बोर्ड ने क्या किए थे, सबको बोनस मार्क दिए थे क्योंकि क्वेश्चन गलत था। चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा उसका, वो देख लेते हैं। परिपक्वता, 4 कारक बताए थे, जीन पियाजे ने 4 कारक बताए थे जो विकास को प्रभावित करता है। कौन कौन से कारक, तो पहला कारक है परिपक्वता, दूसरा कारक है क्रियाशीलता, तीसरा है सामाजिक अनुभव, और फोर्थ है आपका संतुलन। ये 4 कारक जीन पियाजे द्वारा बताए गए थे जो कि विकास को प्रभावित करता है। परिपक्वता क्या है, बच्चा बड़ा होता है और जैविक प्रक्रियाओं को चिंतन स्वरूप को बदल देता है। क्रियाशीलता, बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं क्योंकि वे अन्वेषण, परीक्षण और निरीक्षण करते हैं। सामाजिक अनुभव, बच्चे संचरण के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं। संतुलन, चिंतन में बुनियादी प्रवृत्तियों के बीच संतुलन की खोज करने की उनमें प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये रहे जीन पियाजे के 4 कारक जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ सकती है। तो क्या कहा जाता है, जब आप किसी बच्चे को दूध देते हैं, एक बड़े ग्लास में उतना ही दूध देते हैं, और फिर उस उतना ही दूध एक छोटे ग्लास में देंगे, तो बच्चा क्या करेगा, छोटे वाले ग्लास का दूध उठा लेगा, उसको लगता है कि दूध कम है। तो क्या करता है बच्चा कि उसमें पानी के आकार के अनुसार कम या ज़्यादा समझने लगता है। तो किसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। ऑप्शन बी दिया, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की। ऑप्शन सी दिया, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। और ऑप्शन डी दिया, बच्चे क्रमबद्धता की प्रक्रिया को करने में अक्षम हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। इसका व्याख्या देख लीजिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को विचार की अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विचारों के केंद्रीकरण से संघर्ष करना पड़ता है। संरक्षण के इस विचार को संदर्भित करता है कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। उदाहरण के लिए जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच में संरक्षण कौशल नहीं हो सकता जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो पियाजे के साथ संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत दिए गए थे, तो इनके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन से, तो पहले में इसके देखिए, इसका मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप लोग को पियाजे का सिद्धांत का चरण याद करना है संज्ञानात्मक विकास का, तो आप लोग को मैं एक ट्रिक बताती हूँ, आप लोग क्या याद कर लीजिएगा, SPCF। क्या याद करेंगे, SPCF। एस से क्या आ जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। पी से क्या जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सी से क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फिर आपका एफ से क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से आपके कितने चरण हो गए, जीन पियाजे के 4 चरण हो गए। और 4 चरणों का सही क्रम कैसे याद करेंगे आप, तो याद करने के लिए आप लोगों को क्या याद करना, या क्या करना, SPCF याद कर लेना। ये जीन पियाजे के 4 चरण हैं, तो इस तरह से आप लोग को इजी तरीके से हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया है सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट नंबर पे, बिल्कुल सही। प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग देख लीजिए, जैसे संवेदी गामक अवस्था क्या होगा, सेंसरी मोटर स्केल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से क्या हो गया, SPCF हो गया। तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष।
मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष से अधिक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, कोहलबर्ग के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए दिया है यांत्रिक सापेक्षता अभिन्यास, ऑप्शन बी दिया सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, ऑप्शन सी दिया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास और ऑप्शन डी दिया अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। तो जीन पियाजे कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कितनी अवस्था है नैतिक विकास की? तो 6 अवस्था उन्होंने दिया था, 3 चरण बताए थे और 6 अवस्था उसकी बताई थी। तीनों चरणों को 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया था, इस तरह से उन्हें 6 अवस्था प्राप्त हुई थी। तो किस अभी नैतिक विकास के किस अवस्था में है नेहा? तो नेहा आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा, साझा और आज्ञाकारिता अभिन्यास के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व अयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो है अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों के पास अंतःक्रिया करके सीखते हैं? तो ऑप्शन ए दिया लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी दिया हार्वर्ड गार्डनर और ऑप्शन डी दिया लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यह सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जब अब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के पास रहेंगे तो क्या करते हैं, अंतःक्रिया द्वारा उनमें सुधार होता है और ज़्यादा सीखते हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेव वाइगोस्की ने। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इनका तात्पर्य क्या था? तो लेव वाइगोस्की का क्या तात्पर्य था ये भी देख लीजिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के विकास और सीखने में अपने समकक्षी व समवयस्कों के साथ बातचीत का महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ रहकर बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। तो बिल्कुल सही है। यदि आप जितने अधिक योग्य और जानकार लोगों के पास रहेंगे उतनी अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो लेव वाइगोस्की का दूसरा सिद्धांत क्या है? अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया के महत्वपूर्ण 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। पहला है आपका अधिक जानकार, दूसरा है माचन पाड़ और तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो लेव वाइगोस्की का नाम जहाँ भी है सामाजिक और सांस्कृतिक अगर ऑप्शन मिला तो आपको मैं बता चुकी हूँ कई बार, तो उसको जरूर सही करिएगा। तो ऑप्शन ए दिया अनुकूलन से रिलेटेड जीन पियाजे है, ऑप्शन बी दिया पुनर्बलन, ऑप्शन सी दिया सांस्कृतिक परिवेश और ऑप्शन डी दिया अनुवांशिकता। तो लेव वाइगोस्की सामाजिक और सांस्कृतिक का बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि की जा सकती है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितने बुद्धि के सिद्धांत है? तो 7 बुद्धि के सिद्धांत बताए थे। तो चलिए ऑप्शन ए दिया तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी दिया शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि और ऑप्शन सी दिया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी दिया भाषाई बुद्धि। तो देखिए कोई हार्वर्ड गार्डनर ने के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक अगर उपयोग करना, अपने शरीर और शरीर को अपने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु को अगर आपको कुशलतापूर्वक प्रयोग करना है तो आपके अंदर कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए दिया है छवियों और चित्रों को में सोचने की क्षमता, सटीक दृश्य। स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? मतलब कि विजुअल स्पेस दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में बताना कि जिनके अंदर दृश्य स्थानिक बुद्धि रहती है उनके अंदर क्या क्वालिटीज रहती हैं। तो देखिए छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। फिर ऑप्शन बी दिया लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। फिर ऑप्शन सी दिया कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता और ऑप्शन डी दिया प्राकृतिक रूप जैसे जानवर, पौधों, प्रजातियों, चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि मतलब कि विजुअल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? तो देखिए जो जिनमें दृश्य स्थानिक बुद्धि में उन्हें छवियों, चित्रों और सोचने की क्षमता होती है, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक टिप्पणी देता है, मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। कोई सह शिक्षा क्लास है जिसमें लड़के लड़की दोनों उपस्थित है, उसमें जो एक शिक्षक है एक लड़के के लिए टिप्पणी देता है कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो। तो किसको बढ़ावा देते हैं? तो ऑप्शन ए दिया जेंडर समता, ऑप्शन बी दिया जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी दिया जेंडर भूमिका में लचीलापन, और ऑप्शन डी दिया जेंडर समानता। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लड़के लड़की को अलग करने की बात की जा रही है, मतलब लड़कियों के अंदर नम्रता रहती है, इसलिए उनकी तरह व्यवहार मत कर, तुम मजबूत बनो। इसमें क्या किया जा रहा है? लड़कियों को कमजोर दिखाया जा रहा है, लड़कों को मजबूत दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ क्या रहनी चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया उचित समावेशन, ऑप्शन बी दिया मानकीकृत मूल्यांकन, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया दृष्टिकोण में अनम्यता, तो ये भी गलत हो जाएगा, दृष्टिकोण में अनम्यता नहीं रहनी चाहिए। तो कोई विविध शिक्षार्थी वाले मतलब जहाँ से डिफरेंट जहाँ स्टूडेंट आए हैं वहाँ पे शैक्षिक रणनीतियाँ क्या रहनी चाहिए? पहले उनका उचित समावेशन करा जाए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया मूल्यांकन किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत है, मूल्यांकन की कई सारी रणनीतियाँ हैं, तो इसका कोई उससे वो नहीं, बच्चे का मूल्यांकन कई रणनीतियों के माध्यम से किया जा सकता है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी दिया, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, ये तो सही है। मूल्यांकन क्या है? सीखने में होने वाले बदलाव क्या करता है? अवलोकन करता है। ऑप्शन सी दिया, यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी दिया, यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, तो ये भी निगेटिव गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है छात्रों में भय व तनाव पैदा करना, तो ये गलत हो जाएगा, कभी भी छात्रों में भय और तनाव पैदा नहीं करना। ऑप्शन बी दिया असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, तो ऑप्शन बी भी गलत है, कभी भी हीनता का भावना नहीं पैदा करना, सुरक्षा का भाव पैदा नहीं करना है। ऑप्शन सी दिया छात्रों के बीच तुलना नहीं करना। ऑप्शन डी दिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। इस CDP के 15 क्वेश्चन हो चुके इस वीडियो में, आगे के 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।